क्या इंग्लिश सीखने के लिए टेंस आना ज़रूरी है? क्या इंग्लिश बोलने के लिए टेंस आना ज़रूरी है? तो इसका जवाब है यस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद लड्डू भाई। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंस के ऊपर। टेंस क्या होता है और हाँ, क्या इंग्लिश सीखने के लिए टेंस आना ज़रूरी है? क्या इंग्लिश बोलने के लिए टेंस आना ज़रूरी है? तो इसका जवाब है यस। क्योंकि जब तक आप टेंस नहीं जानेंगे तब तक आप ना तो इंग्लिश बोल पाएंगे और ना ही ग्रामर के कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जिनको आप समझ सकते हैं। सो टेंस इज़ द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। जी हाँ, टेंस इंग्लिश का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। अगर आप टेंस जानते हैं तो ही आप सही से इंग्लिश बोल सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि वो जो इंग्लैंड वाले और अमेरिका वाले होते हैं वो कैसे इंग्लिश बोल लेते हैं? तो वो इसलिए बोल लेते हैं जिस तरह हम हिंदी बोल लेते हैं। हमको टेंस आए या ना आए, लिखने आए या ना आए, पढ़ने आए या ना आए, हम बोल लेते हैं क्योंकि हमारे आजू बाजू में जो भी लोग होते हैं वो हिंदी ही बोलते हैं। इसी तरह वो लोग इंग्लिश बोल लेते हैं क्योंकि उनके आजू बाजू में जो भी लोग रहते हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं। वहाँ पे एनवायरनमेंट बना हुआ है, इसलिए उनको टेंस आए या ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए सीधा डेफिनेशन देखते हैं टेंस क्या होता है। टेंस का मतलब हिंदी में काल होता है, ठीक है। अब देखिए टेंस का डेफिनेशन। टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म। टर्म का मतलब समय या अवधि। ग्रामेटिकल मतलब ग्रामर का समय होता है। इन विच वी स्टडी द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, जिसमें हम वर्ब के रूपों का अध्ययन करते हैं। एंड इट शोज द रिलेशन विद टाइम, और ये टाइम के साथ संबंध दिखाता है, रिश्ता दिखाता है, ठीक है। नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है। द वर्ड टेंस मतलब टेंस वर्ड हैज़ बीन ऑरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस। जी हाँ, टेंस को किस चीज़ से ऑरिजिनेट किया गया है, बनाया गया है? लैटिन वर्ड के टेम्पस वर्ड से बनाया गया है, जिसका मतलब टाइम होता है, ठीक है। अब टेंस को 3 भाग में बांट दिया गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट में 4 होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह पास्ट में भी 4 होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर में भी 4 होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ तक तो हम समझ गए हैं कि टेंस को 3 भाग में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, और तीनों को फिर से 4 भाग में बांटा गया है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जाना जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? किसी भी वर्ब में मतलब किसी भी काम में, एक्शन में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, मतलब इस तरह का लगा रहेगा, तो उसको हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे वह यहाँ आता है, ही कम्स हेयर, मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर, तुम लोग बाज़ार जाते हो, यू गो टू मार्केट, वो यहाँ आती है, सी कम्स हेयर। कहने का मतलब ये है कि जिस भी वर्ब में ता है, ती है लगा रहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। तो ये तो हिंदी वाला पहचान हो गया।
अगर आपको इंग्लिश में समझना है तो उसके लिए मैं इंग्लिश में भी आइडेंटिफिकेशन लिख दिया हूँ। इट शोज़ द नेचुरल फिनोमिना, मतलब ये हुआ ये प्राकृतिक घटना को बताता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। या डेली रूटीन, मतलब रोज़ के काम को बताता है। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, उसके बाद नहाता हूँ, मतलब ता आ रहा है, ता है, ती है, ये सब आ रहा है। वह सुबह उठती है, खाना बनाती है, उसके बाद स्कूल जाती है, ती है लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का 6 तरह से स्ट्रक्चर्स लिख दिया हूँ। अगर अफर्मेटिव रहेगा, मतलब बिना नॉट वाला रहेगा, तो सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। नेगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव, मतलब किसी सवाल को पूछा जाएगा सेंटेंस में, तो क्या से स्टार्ट होगा, डू या डज से स्टार्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, V1 रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर इंटरनेगेटिव, मतलब सवाल रहेगा उसके साथ नॉट लगा रहेगा, तो डू या डज से स्टार्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद नॉट रहेगा, उसके बाद V1 रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर WH क्वेश्चन अफर्मेटिव, मतलब सवाल रहेगा लेकिन WH से स्टार्ट होगा और वो अफर्मेटिव रहेगा, तो WH पहले आएगा, उसके बाद डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद V1 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और WH क्वेश्चन निगेटिव रहने पे WH आएगा पहले, उसके बाद डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद V1 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये तो हम यहाँ तक समझ गए कि इतने सारे स्ट्रक्चर, मतलब 6 तरह से हम बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। लेकिन ये V1 और V5 जो है, इसका मतलब कोई वर्ब, जैसे जाना, गो मतलब जाना, तो गो क्या हुआ, V1 हुआ, तो उसका V5 कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए मैं रूल यहाँ पे लिख दिया हूँ। जनरली वी मेक V5 बाई एडिंग ओनली एस। आमतौर पर तो हम किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगाकर V5 बना लेते हैं। V1 में एस लगाकर V5 बना लेते हैं। जैसे प्ले, तो एस जोड़ दिए तो प्लेज हो गया, ये V1 था, ये V5 हो गया। बट लेकिन इफ़ एनी V1 ends with O, X, Z, CH, SH, double S, then we make V5 by adding ES। अगर कोई V1 O से, X से, Z से, CH से, SH से, डबल S से अगर एंड होता है तो हम V5 कैसे बनाते हैं, ES जोड़कर बनाते हैं। जैसे गो, ये V1 है तो O से एंड हो रहा है, देखिए O यहाँ लिखा हुआ है ना, तो इसमें हम क्या जोड़ दिए, ES जोड़ दिए, तो गोज हो गया, ये V5 बन गया, ठीक है। किस मतलब चूमना होता है, तो डबल एस से एंड हो रहा था, जो कि यहाँ डबल एस लिखा हुआ है, तो उसमें किस में ES जोड़ दिए तो किसेज बन गया, मतलब ये V5 बन गया, ठीक है। ये तो एक रूल हो गया। अब दूसरा रूल देखिए, इफ़ एनी V1, अगर कोई V1 एंड्स विद वाई से एंड होता है, बट बिफोर वाई, लेकिन वाई से पहले एनी कॉन्सोनेंट कम्स, अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है, देन रिमूविंग वाई, मतलब वाई को हटाकर वी ऐड IES टू मेक V5। मतलब ये हुआ, अगर कोई V1 Y से एंड होता है और उस Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, तो Y को हटाकर IES हम जोड़ देते हैं V5 बनाने के लिए। जैसे एग्जांपल देखिए, CRY, Y से एंड हो रहा है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है R, तो Y को हटा दिए, CR खाली लिख दिए यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद IES जोड़ दिए तो क्राइज हो गया, ये V5 बन गया, ये V1 हो गया, ठीक है। फ्लाई, इसमें भी Y था, उससे पहले कॉन्सोनेंट था L, तो Y को हटा दिए और IES जोड़ दिए तो फ्लाइज बन गया, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। जैसे देखिए, जो स्टार्टिंग में इंग्लिश सीखते हैं, एकदम बिगनर्स होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, जैसे वह पढ़ता है तो वह के लिए ही लिख दिए, है के लिए इज लिख दिए, और पढ़ने के लिए रीड लिख दिए, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है। ये स्ट्रक्चर्स में आप देखिए, इज एम आर कहीं पे आपको नहीं मिलेगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर का यूज नहीं करेंगे। अगर ता है ती है किसी वर्ब में लगा रहे तो सही क्या होगा,
ही रीड्स, वह पढ़ता है। लेकिन अगर कोई नाउन में ता है ती है लगा रहे तो उस सिचुएशन में हम सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का यूज कर सकते हैं। जैसे यह छाता है। छाता क्या है? नाउन है, उसमें ता है लगा हुआ है, तो दिस इज एन अम्ब्रेला, ये सही है। वह नेता है, ये भी नेता क्या हुआ? नाउन है, उसमें ता है लगा है लास्ट में, तो ही इज़ अ लीडर, ये सही हो गया। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल अफर्मेटिव पे हम 3 सेंटेंस लिखे हैं, उसको बनाते हैं। हर कोई अंग्रेजी पढ़ता है, तो हर कोई को क्या बोलते हैं? एवरीवन। एवरीवन। अब सब्जेक्ट तो हमको मिल गया कि हर कोई इंग्लिश पढ़ता है, अंग्रेजी पढ़ता है, तो एवरीवन क्या है? इस चार्ट से हम देखेंगे। एवरीवन सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है, तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ क्या लगता है? V5 लगता है। तो V5 पढ़ना, मतलब पढ़ना एक वर्ब है, उसका V5, तो READ, रीड हो गया। अब रीड में एस लगा देंगे तो ये V5 बन गया। एवरीवन रीड्स, क्या पढ़ता है? अंग्रेजी, तो इंग्लिश। ये सेंटेंस अफर्मेटिव का बन गया। एवरीवन रीड्स इंग्लिश, हर कोई अंग्रेजी पढ़ता है। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं आपको जानता हूँ, तो मैं के लिए तो आई लिख दिए। अब इस चार्ट से हम देख लेंगे कि आई के साथ क्या लगेगा? V1 लगेगा या V5 लगेगा। तो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है? V1 लगता है। तो क्या होगा? आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, ये सेंटेंस बन गया। अब तुम बाज़ार जाते हो, तुम के लिए तो हम यू लिख देंगे। अब यू को चार्ट में हम देख लें कि इसके साथ V1 लगेगा या V5 लगेगा। तो यू क्या है? सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ क्या लगता है? V1 लगता है। तो यू गो टू मार्केट, ये सेंटेंस बन गया। अगला नंबर आता है नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव, जिसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सीधा एग्जाम्पल देखिए, वह चाय नहीं पीता है, तो वह के लिए तो हम ही लिख देंगे। अब सवाल पैदा होता है कि ही सब्जेक्ट तो हम लिख दिए, अब ही के साथ डू लगाऊं या डज लगाऊं, तो इस चार्ट से देख लेंगे। अभी स्टार्टिंग है, इसलिए आपको डू या डज का इस्तेमाल करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन प्रैक्टिस, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही ईजी हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये सब याद हो जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूँ, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप सेंटेंसेस बनाएंगे उतना जल्दी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ही, वह के लिए तो ही लिख दिए। अब सवाल पैदा होता है कि ही के साथ डू लिखूँ या डज लिखूँ, तो ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या होता है? डज का यूज होता है। तो ही डज नॉट पीना। पीना का मतलब क्या हुआ? पीता है, मतलब चाय पीना। चाय पीने के लिए ड्रिंक का यूज नहीं करते हैं, टेक का यूज करते हैं, इसलिए टेक टी होगा। ही डज नॉट टेक टी, वह चाय नहीं पीता है, ठीक है, एक सेंटेंस बन गया। दूसरा देखिए, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो तुम के लिए तो हम यू लिख दिए। अब इसके साथ डू लगाऊं या डज लगाऊं, तो चार्ट से देख लिए, सेकंड पर्सन यू है सिंगुलर नंबर का, ठीक है, तो यू के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा, तो डू लगा दीजिए। तो सब्जेक्ट और डू तो लगा दिए, उसके बाद नॉट लगा दीजिए। यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, यू डोंट। डू नॉट को डोंट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यू डोंट गो टू स्कूल, ठीक है, ऐसा भी बना सकते हैं।
अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स क्या है? डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं? तो सेंटेंस को डज से स्टार्ट करूं या डू से स्टार्ट करूं, यह सवाल पैदा होता है। तो उसके लिए हमको सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना होगा कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे वे लोग है। वे लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे बोलते हैं। और दे के साथ क्या लगता है? डू लगता है। इसलिए यहाँ पे हम डू से स्टार्ट करेंगे। डू लिख दिए। अब वे लोग के लिए क्या लिखेंगे? दे लिखेंगे। डू दे प्ले। प्ले मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है। प्ले क्रिकेट। और हाँ, लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। डू दे प्ले क्रिकेट। क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं? अगला एग्जाम्पल है, क्या राधा नाचती है? तो इसके साथ हम डू लगाएं या डज लगाएं? राधा के साथ। तो राधा क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ साथ ये एक नाम भी है। तो नाम है तो क्या लगेगा? डज से स्टार्ट होगा, तो डज लगा देंगे। डज राधा डांस। डज राधा डांस। ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या राधा नाचती है? डज राधा डांस। अब एंटर नेगेटिव का बारी आता है चौथा नंबर पे। क्या तुम लोग रोटी नहीं खाते हो? इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम लोग है। तो उसके पहले क्वेश्चन हो रहा है, तो तुम लोग के साथ हम क्या लगाएंगे? डू लगाएं या डज लगाएं? तो तुम लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। इसलिए हम डू से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डू लिखा हुआ है, यू के साथ डू लगता है। तो डू यू, डू हो गया, यू हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद नॉट रोटी खाना, EAT ईट ब्रेड। क्या तुम लोग रोटी नहीं खाते हो? अगला एग्जाम्पल है, क्या यह मोबाइल नहीं चलता है? चलना मतलब मोबाइल क्या मतलब? काम नहीं करता है, यही होगा ना। मोबाइल तो चलता नहीं, उसका पैर हाथ है नहीं तो चलेगा ही नहीं। तो वो सिंपल सी बात है, वर्क नहीं करता है, काम नहीं करता है। तो क्या यह मोबाइल हमारा सब्जेक्ट है, मतलब देश सिंगुलर नाउन हो रहा है। तो इसके साथ क्या लगता है? डज लगता है। DO डज दिस मोबाइल। डज दिस मोबाइल, डज दिस मोबाइल नॉट, V1 लगा देंगे, वर्क। क्या यह मोबाइल काम नहीं करता है? डज दिस मोबाइल नॉट वर्क। अगला नंबर आता है WH क्वेश्चन अफर्मेटिव का। WH क्वेश्चन अफर्मेटिव जिसका स्ट्रक्चर है WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, यह लड़का कब सोता है? तो सब्जेक्ट लिखने से पहले हमको WH वर्ड लिख देना है। कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हेन। अब हमको ये देखना है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है? यह लड़का, मतलब सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। तो व्हेन के बाद क्या लगाएंगे? डज दिस बॉय। व्हेन डज दिस बॉय, व्हेन डज दिस बॉय स्लीप। यह लड़का कब सोता है? व्हेन डज दिस बॉय स्लीप। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, राम क्यों गाना गाता है? तो क्यों के लिए तो हम वाई लिख दिए। अब हमको ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमारा राम है, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है और किसी का नाम भी है। तो इसके साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। वाई डज राम सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, ये हो गया
राम क्यों गाना गाता है? वाई डज राम सिंग अ सॉन्ग। अब अगला नंबर आता है WH, क्वेश्चन निगेटिव का, जिसका स्ट्रक्चर है WH डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तुम आम क्यों नहीं खाते हो? तो क्यों के लिए वाई लिख दिए। अब हमको ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट तुम है, यहाँ पे तुम है तो तुम के लिए डू लगा देंगे, तो डू, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू नॉट, वाई डू यू नॉट ईट मैंगो। तुम आम क्यों नहीं खाते हो? वाई डू यू नॉट ईट मैंगो। अगला एग्जाम्पल है वह कहाँ नहीं जाता है। तो कहाँ के लिए हम क्या लिखेंगे? वेयर, वेयर। उसके बाद ये देखना है कि डू लगाऊं या डज लगाऊं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह है, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही है, तो उसके साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। वेयर डज ही नॉट गो। वह कहाँ नहीं जाता है, वेयर डज ही नॉट गो। तो आई होप 6 तरह का जो स्ट्रक्चर्स लिखा हुआ था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। और हाँ, ये सब जितना भी है ना, ये चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपको समझाने के लिए लिखा था ताकि आपको ईजिली मैं समझा सकूं। सब्जेक्ट अगर ये सब रहेगा तो डज या V5 लगेगा, और बाकी जितना भी है उसके साथ डू या V1 लगता है। अब हम मूव करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्पेशल स्ट्रक्चर की तरफ। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्पेशल स्ट्रक्चर्स। ये अफर्मेटिव और ये नेगेटिव, दोनों पे दो दो एग्जाम्पल मैं लिया हूँ। कौन लड़का बाज़ार जाता है? तो कौन लड़का मतलब बाज़ार जाने का काम कोई लड़का ही कर रहा है, मतलब कौन लड़का। तो हमारा सब्जेक्ट जो हुआ कौन लड़का हो गया, तो कौन लड़का को विच बॉय, विच बॉय लिख दिए। उसके बाद क्या लगाना है? V1 या V5। WH सब्जेक्ट तो लिख लिए, उसके बाद V1 या V5 लगाना। तो कौन लड़का मतलब कोई एक लड़का है जो बाज़ार जाता है, तो एक इंसान की बात हो रही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात हो रही है, इसलिए विच बॉय के साथ क्या लगेगा? V5 लगेगा। गोज़ टू मार्केट, विच बॉय गोज़ टू मार्केट, कौन लड़का बाज़ार जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है कौन कौन पढ़ता है। कौन कौन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हु ऑल। तो ये प्लुरल है, पढ़ने का काम जो कर रहे हैं वो एक से ज़्यादा लोग हैं, तो हु ऑल लगा दिए। उसके बाद पढ़ना हमारा वर्ब है, V1 लगेगा क्योंकि एक से ज़्यादा लोग हैं, तो हु ऑल रीड बन गया। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब नेगेटिव देख लीजिए, कौन लड़की गाना नहीं गाती है। तो कौन लड़की के लिए विच गर्ल। अब जो लड़की नहीं गाना गा रही है, गाना नहीं गाने का काम कर रही है, वो एक लड़की है, तो मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज लगेगा। विच गर्ल डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, विच गर्ल डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, कौन लड़की गाना नहीं गाती है। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है कौन नहीं सोता है, मतलब सोने का काम कोई एक ही इंसान है जो नहीं करता है, तो कौन नहीं मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर का बात हो रहा है, तो हु। तो कौन के लिए तो हम हु लिख देंगे, हु डज नॉट स्लीप, कौन नहीं सोता है, हु डज नॉट स्लीप। तो आई होप आज जो मैं पढ़ाया आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। और इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ख़त्म हो गया, जी नहीं, अभी और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो आप शायद नहीं जानते होंगे, आपको नहीं बताया गया होगा, क्योंकि कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो फ्यूचर को होते हैं लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।